नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग इसमें जो यूथ कंपटीशन का पॉइंटर है उसके माध्यम से जो है प्रश्नों को देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश RO, ठीक है, लोअर PCS या अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो यूपी PSC से रिलेटेड हैं या अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसी को हम देख रहे हैं। और आने वाला जो RO का पेपर या उत्तर प्रदेश PCS 2024 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मई जून में, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तो खास करके RO के लिए। इसके अलावा बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MP PCS हो गया, राजस्थान PCS हो गया, अदर कोई भी स्टेट हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग जो है इसमें अध्ययन ज्योग्राफी का कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। तो हम लोगों ने एक इसका वीडियो बना रखा है हमने, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम एक क्रमवार तरीके से पढ़ा रहे हैं। बीच में कुछ समस्या की वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाए, 2 दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी हो गया, तो उसी की वजह से नहीं बन पाया। और अब जो है आगे क्लास जो है अनवरत चलती रहेगी, तो आप लोग देखिए रहेगा, कंटिन्यूटी अब बनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाता है पठारी क्षेत्र या प्लेट्यू एरिया, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा हुआ है कि दंडकारण्य अवस्थित है। ये दंडकारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है, उसको हम दंडकारण्य प्रदेश बोलते हैं। और इसमें खास करके बस्तर का इलाका या दंतेवाड़ा का जो इलाका है छत्तीसगढ़ में, ये काफ़ी फेमस है। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो देखिए छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की खान है, ठीक है। किसकी? बैलाडीला। ये बैलाडीला जो खान है ये पूर्णतः मशीनीकृत है, ठीक है। और ये पहला ऐसा खान है जो मशीनीकृत है और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके बाद में उड़ीसा जो हमारा है, यहाँ पर बालासोर चांदीपुर है, ठीक है, जहाँ से जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है स्थित है। और इसके अलावा कलाम द्वीप भी यहीं पर स्थित है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं उड़ीसा में, तो इसके बंदरगाह का नाम जो है क्या है, तो पारादीप बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा जो है सतकोसिया, ठीक है, ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो सतकोसिया भी यहीं पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है मेघालय का पठार। जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है, यही ये पूछना चाह रहा है। तो जो हमारा मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड है। कैसा है? प्रायद्वीपीय खंड है। ये जो हमारा भारत का मैप है और ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यही इसी का एक हिस्सा क्या है, इसी का एक हिस्सा जो हमारा हो जाता है वो मेघालय का पठार हो जाता है, ठीक है। और मेघालय में ध्यान रखिएगा, जो मेघालय है ये हमारा म्यांमार से सीमा बनाता है, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन कौन जो है वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, तो देखिए हमारा एक अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, उसके बाद में नागालैंड हो जाता है, और मणिपुर हो जाता है, और मिजोरम हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो चारों हैं ये किसके साथ, ये सब म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी आप सभी को पता है कहाँ पर है, नेपिदा है, ठीक है। कहाँ पर है? नेपिदा है। और म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध नदी है, क्या नाम है, इरावती, ठीक है। इसको वहाँ की गंगा कहा जाता है, इरावती को वहाँ की गंगा कहा जाता है। और जो इरावती का क्षेत्र है ये चावल के लिए, ठीक है, किसके लिए, चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है मैदानी क्षेत्र। कौन सा? मैदानी क्षेत्र। अब देखिए राजस्थान का मरुस्थल अथवा थार, मतलब इसको थार मरुस्थल के नाम से जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका विस्तार जो है वो प्लीटोसीन और अभिनव जमाव का, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, सीन की समय में जो है वो राजस्थान का जो मरुस्थल है थार का, उसका निर्माण हुआ था। और जो 2011 का जनगणना हुआ था उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जनघनत्व आबादी जो है जितने भी मरुस्थल है, सबसे बड़ा वैसे तो सहारा मरुस्थल है, लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, तो वो राजस्थान के थार मरुस्थल में है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और यह है कहाँ, तो भारत में है। अगला है उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र में। कौन सा? देखिए उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। उत्तर भारत के उप हिमालय यानी हिमालय के सहारे जो भी जितना भी क्षेत्र फैला है उसको क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है। आगे हम इसी में देख लेते हैं, हमारा दिया हुआ है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल कैलाश श्रृंखला मानसरोवर झील से। कहाँ से है? मानसरोवर झील से। ध्यान रखिएगा कहाँ से है, मानसरोवर झील से है। किसका? सिंधु नदी का उद्गम स्थल। अगला है वह नदी जो हिमालय के 3 श्रेणियों को आर पार काटती है। मतलब जो हिमालय को 3 श्रेणियों में कौन काटता है, तो सतलज नदी जो हमारा है वो 3 हिस्सों में हिमालय को काटती है, ठीक है।
और सतलज जो है ये सिपकीला दर्रा के माध्यम से, किसके, सिपकीला दर्रा है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमारा सिपकीला दर्रा है इसी सिपकीला दर्रा के माध्यम से जो है प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अटल अगर सुरंग की बात करें तो वो भी कहाँ है, वो भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो दूध गंगा नदी, ध्यान रखिएगा, दूध गंगा नदी कहाँ है, तो दूध गंगा नदी जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है किशन गंगा। ठीक है, ये किशन गंगा जो है नदी, ये किसकी सहायक है, तो ये झेलम की है, किसकी है, झेलम की है, ध्यान रखिएगा। और जब अगर बात करें तो इसको प्राचीन समय में विशस्ता के नाम से जाना जाता था, किसके, विशस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विशस्ता के नाम से जाना जाता था किसको, झेलम को। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है। देखिए सोन नदी जो है इसका वास्तविक स्रोत कहाँ है, तो शहडोल जिला में। कहाँ पर, एमपी में एक ज़िला है शहडोल। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है शहडोल, वहाँ में जो है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक में के पास से है। ठीक है, कहाँ पर, अमरकंटक। अगला हमारा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी, वही अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये कौन सा हो गया हमारा, सतलज। ठीक है, और ये सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश और ऐसे बहती हुई, इसी सतलज पर जो है फिरोजपुर एक शहर है पंजाब का, वो भी स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो किसका नहीं है, सतलज का नहीं है। सबको पता है ये कहाँ से निकलती है सतलज, तो सतलज जो हमारा हो जाता है ये कैलाश से, कहाँ से, कैलाश से। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ विष्ट दोआब। कौन सा, विष्ट दोआब है, ये ब्यास और सतलज के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पूछा है वह नदी जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और सिंध, ये दोनों जो है। अब इसमें ब्रह्मपुत्र देख लीजिए कहाँ से निकलती है, चोम यांग डुंग, कभी कभी ये पूर्णतः लिखा मिल जाता है चोम यांग डुंग, यहाँ से, और मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के पास चोम यांग डुंग नामक स्थान से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अब हम गंगा के बारे में देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी बेसिन जो है इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। देखिए गंगा की सहायक नदी सोन है, कौन सी है, गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाती है, सोन नदी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा जानी जाती है। ये जो फरक्का है ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से, किसके, पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है वह नदी जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, देवप्रयाग, ध्यान रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। अगला है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो चंबल नदी जो हमारी हो जाती है वो अध्यारोपित नदी के उदाहरण हो जाती है। अगला हमारा हो जाता है कि जो बेतवा है, ठीक है, बेतवा नदी मिलती है तो किस में, यमुना में। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है कि माता टीला बांध किस पर स्थित है, तो माता टीला जो बांध है वो हमारा बेतवा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, क्योंकि बेतवा से आप बेटवा कर लीजिए, मतलब बेटा, और बेटा किसके साथ में जाएगा, माता के, तो इसीलिए बेटा और माता का संबंध है, तो बेतवा नदी पर जो है माता टीला बांध स्थित है। अगला हमारा है वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो बद्रीनाथ का जो है प्रसिद्ध मंदिर जो हमारा अलकनंदा, ठीक है, इस पर स्थित है। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, अलकनंदा। अच्छा इसका एक मूवी भी बना हुआ है बद्रीनाथ, ठीक है, साउथ का एक हीरो है अल्लू अर्जुन, उसी पे बनी हुई है, आप वो मूवी देख के समझ सकते हैं। अगला है भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो हमारा नर्मदा और ताप्ती है। कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। अगला है गंगा नदी उदाहरण है, तो देखिए गंगा नदी हमारा किस चीज़ का उदाहरण है, गंगा नदी हमारा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, क्योंकि ये किधर बहती है, पूरब की तरफ ही जो है हमारा बंगाल का खाड़ी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरब की तरफ बहती है इसलिए पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब है कि ये अनुसरण करते हुए बहती है ढलानों का, ठीक है, इसलिए पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो जाता है। अगला है वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है, तो देखिए अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कोसी नदी, ठीक है, कौन सी, कोसी नदी जो है वो विख्यात है। अब ये अपने मार्ग में इतना परिवर्तन कर देती है कि बिहार में एकदम तूफान मचा देती है। ठीक है, इसलिए बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को
कहा जाता है। अगर यही बात करें कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला है, वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर किस नदी पर है, राप्ती नदी पर, ठीक है। किस पे है, राप्ती नदी पर। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो राप्ती नदी, ठीक है। अगला है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है, मतलब गंगा की जो है एकमात्र कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है, तो वो हमारा हो जाएगा गोमती नदी। कौन सी, गोमती नदी। और इसी पर जो है नवाबों की नगरी लखनऊ स्थित है, ठीक है। कौन सी, नवाबों की नगरी लखनऊ स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें गोमती नदी का उद्गम स्थल, तो पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर फुलहार झील है, कौन सी है, फुलहार झील है, वहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अगला है, गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी धारा है, तो सोन नदी हमारी हो जाएगी जिसके पास उत्तरी धारा है। अगला है, वह स्थान जहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ जो है परस्पर मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जो हमारा है वो देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। आगे देख लेते हैं गोदावरी बेसिन, ठीक है। इसको दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। देखिए, महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, ठीक है, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको जैसा उत्तम लगे वैसा आप मैप सेट कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और सबसे अंतिम में उड़ीसा जा सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप समझ सकते हैं। अगला है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी पर ही नासिक शहर स्थित है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, नासिक शहर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हो जाता है, भारतीय नदियों में जल ग्रहण का क्षेत्र सर्वाधिक है। जो जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है, तो वो भी हमारा गोदावरी नदी का ही है, ध्यान रखिएगा। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है, गोदावरी नदी का। आगे इसी में हम देख लेते हैं कृष्णा जो बेसिन है। तो देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये हमारा तेल नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अगला हमारा हो जाता है, दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो दामोदर की सहायक कौन सी नहीं है, इंद्रावती। कौन सी, इंद्रावती नदी जो है वो दामोदर की सहायक नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। अगला है, वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात किस पर है, इंद्रावती नदी पर है। और देखिए, कभी कभी चित्रकूट की जगह पे चित्रकूट भी लिख देता है, तो ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जो जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो उसी प्रकार से चित्रकूट जलप्रपात भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो तीनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती है, गुरु घासीदास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, नदियों के बीच स्थित है। तो सतलज और काली नदी के बीच में, किसके, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। अगला है, भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर माही नदी हमारा हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो माही नदी। अब देखिए, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा ऊपर सबसे है ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो ये हमारी माही नदी हो गई, ठीक है। फिर भूमध्य रेखा की बात करें या 0 डिग्री को कौन काटता है, तो ये जो हमारा हो गया वो हो गया कांगो, कौन सा, कांगो नदी, ठीक है, कांगो नदी, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें मकर रेखा को, तो लिम्पोपो नदी, कौन सी, लिम्पोपो नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है, माही नदी। मकर रेखा को कौन काटता है, लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटता है, तो हमारा हो जाएगा कांगो, ठीक है। ये सब अफ्रीकी देश दोनों हैं और वो हमारा भारत का है। और अगर बात करें माही नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो माही नदी जो हमारा हो जाता है ये गुजरात में, ठीक है। और अगर बात करें कांगो की, तो ये मध्य अफ्रीकी देश में, ठीक है, मध्य अफ्रीकी देश में। और अगर बात करें लिम्पोपो की, तो ये दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। तो देखिए, बंगाल डेल्टा का उपविभाग क्या है, मोरीबंद डेल्टा, कौन सा है, मोरीबंद डेल्टा, ध्यान रखिएगा। बंगाल डेल्टा का उपविभाग क्या है, मोरीबंद डेल्टा।
अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। वह नदी जिसके ऊपरी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब आया था तो काफ़ी समस्या हुई थी। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल, ध्यान रखिएगा, ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह होता है, तो वो लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी है, ध्यान रखिएगा। ये मेवाड़ के पठार के बगल से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा, लूनी नदी, ठीक है। और चंबल की सहायक कौन सी है? बनास नदी है। चंबल की सहायक कौन सी है? बनास है। और बनास की सहायक कौन सी है? तो यही लूनी नदी है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अपने भ्रंश घाटी में प्रवाह होने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो दामोदर। कौन सी? दामोदर नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दामोदर नदी है कहाँ? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला है भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है, तो पश्चिमी घाट से कौन निकलता है? ताप्ती या तापी नदी, ठीक है, ताप्ती या तापी नदी। अगला हो जाता है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? बैगाई नदी। कौन सी? बैगई या बैगाई नदी, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। अगला है वह पश्चिमी वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। तो देखिए सतपुड़ा और बिंद, कौन सा? एक तरफ सतपुड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ बिंद हो जाता है, इनके मध्य में जो है नर्मदा नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। इसी को भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी, जो आपको समझ में आए, या दरार घाटी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती, और इसके साथ साथ अभी हमने दामोदर देखा, ये तीनों नदियाँ जो हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है। आगे हमारा दिया हुआ है कि रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो हमने अभी देखा कि कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी, ठीक है। अगला है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणियाँ, ध्यान रखिएगा, ये भी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा हो गया, बिंद हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ में हमारा अरावली, ये तीनों जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अगर बात कर ले कि इनमें सबसे प्राचीनतम कौन है, तो हमारा अरावली पर्वत हो जाएगा। और ये सब कैसा निर्माण करती हैं? तो ये सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए वह भारतीय नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है, ये सब क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में जो है ताप्ती नदी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? नर्मदा। अगला है अमरकंटक के उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी होती है? सोन हो गया, नर्मदा हो गया, ये सब कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से ही निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य में, अभी हमने ऊपर बता दिया है। एस्चुरी को ही ज्वारनद मुख कहा जाता है, देखिए यही आ गया। तो ज्वारनद मुख जो है बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, इसी को एस्चुरी भी कहते हैं। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल है, किसका? कावेरी नदी का, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। अगला है वह नदी जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है, किसको? कावेरी को, ठीक है। अगर वृद्ध गंगा की बात करेगा तो फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। अब देखिए हुगली कहाँ पर है? तो बेसिकली सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में है, तो हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। किसकी सहायक है? दामोदर की सहायक है, ठीक है। अगला है भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, कई बार पूछा हुआ है, तो दामोदर नदी को ही जो है जैविक नदी की संज्ञा, जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अगला है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, कैसी? वृक्षनुमा। कैसी रखती हैं? वृक्षनुमा रखती हैं, ऐसे ऐसे जो है अपवाह तंत्र बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में, ठीक है, समझौते यानी स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्य और नदियों के नाम। तो देखिए इसमें केन बेतवा लिंक जो है काफ़ी फेमस रहा है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच में है केन एवं बेतवा लिंक। अगला दिया हुआ है हगरी, सहायक नदी है। देखिए बहुत, ये सब बहुत मतलब ऐसी नदी है कि पूछ लेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हगरी आपको लगेगा कि गलत है, हुगली होना चाहिए, या हंगरी दे दिया है किसी देश का राजधानी, जैसे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हगरी ये सहायक नदी है, किसकी? तो ये तुंगभद्रा नदी की जो है सहायक नदी है। अगला है संकोश नदी, तो संकोश नदी जो है
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। कौन सी? संकोच नदी, ध्यान रखिएगा। संकोच, संकोच नहीं, संकोच, ठीक है। संकोच नदी सीमा बनाती है किसके? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अगला है वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो ध्यान रखिएगा महानदी। कौन सी? महानदी। और महानदी पर ही कौन सा शहर स्थित है? कटक और संबलपुर। कटक नदी की कटक जो शहर है वो किसके लिए फेमस है? हम कई बार बता चुके हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। और अगर बात करें एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहाँ है, तो ये भी जो है मनीला में ही स्थित है, ठीक है। अगला है दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर? पश्चिम से पूरब की तरफ जो है प्रवाहित होती हैं कौन सी? दक्कन की नदियाँ, ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, कुछ मिलान करना है नदियों को, उनकी सहायक नदियों को दिया हुआ है तो देख लेते हैं। देखिए इसमें जो गंगा है तो गंगा की सहायक क्या है? सोन नदी है, सबको पता है। गोदावरी जो है ये मंजरा हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा नदी हमारी भीमा, और यमुना जो है ये कौन सी हो जाएगा? तो ये केन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केन, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हम मैप के माध्यम से भी समझाएंगे। अभी मुझे बनाना पड़ेगा, बोर्ड पे लिख के फिर मैं इसको जो है बनाऊंगा। आगे जो हमारा है रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहती है, तो मैंने बताया नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। अगला है पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन कौन बहता है? तो देखिए नर्मदा नदी जो हमारा है वो बिंद और सतपुड़ा इन दोनों के मध्य में कौन बहता है? तो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नदियों के किनारे स्थित जो है नगर, तो देखिए देख लेते हैं फटाफट करके। धौली जो स्थित है वो भुवनेश्वर, कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ठीक है। अगला है लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला है औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? खिरकी था। क्या नाम था? खिरकी था। और अभी औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया? संभाजी नगर, ध्यान रखिएगा। अभी इसका नाम क्या कर दिया गया? संभाजी नगर कर दिया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कौन सा नगर हो गया है? संभाजी नगर। और इसके बाद में अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है, तो 6वीं, ये उस समय की बात रही होगी जब ये क्वेश्चन आया रहा होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन कब आया था। ये 2008 में आया था, ठीक है, 2008 का है, ठीक है। तो उस समय जो है 600वां वर्ष और अहमदाबाद मना रहा था। आगे देख लेते हैं तटीय भाग एवं द्वीप समूह, देख लेते हैं फटाफट करके। तो देखिए इसमें जो पूर्वी भाग है, ठीक है, पूर्वी भाग कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है, तो देखिए नागनीपट्टनम, क्या है? नागापट्टिनम है जो है कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है। अगला है कृष्णा और डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप के निकट अवस्थित है पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट झील। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने देख लिया। बाकी जब हम मैप के माध्यम से देखेंगे तो हम पूरा देख लेंगे। अगला है पश्चिमी भाग, देखिए कोरी या क्रीक निवेशिका स्थित है। वही सर क्रीक की बात कर रहा है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता या गौहर माता, उसी के पास में सर क्रीक है जो भारत और पाकिस्तान के लैंड को लेके विवाद रहता है, तो वो कच्छ के रन में स्थित है। अगला है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कहाँ? भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टानाड, ठीक है। अगला है वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला, ठीक है, बिंदु स्थित है, तो कहाँ पर है? केरल में है। न्यूनतम बिंदु वाला ऊंचाई क्षेत्र कुट्टानाडु कहाँ पर है? तो वो केरल में है। अगला है भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। तो देखिए भारत और श्रीलंका ये हमारा जो है, ये हमारा इंडिया का जो है दक्षिणी क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर जो है श्री जयवर्धनेपुरम, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी स्थित है। तो जो इसके बीच का क्षेत्र है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है रामेश्वरम स्थित है, ठीक है, रामेश्वरम स्थित है। और जो ये हमारा क्षेत्र है ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, दक्षिणी है। यानी मेन लैंड की जो दक्षिणी क्षेत्र हमारा आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? कन्याकुमारी आ जाता है, ठीक है। तो पूछा भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वरम हो जाता है, ठीक है। अगला है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सॉल्सेट द्वीप है। कौन सा है? सॉल्सेट द्वीप है, ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अगला है हमारा हो जाता है कि भारत के कितने राज्य, ठीक है, समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो 9 राज्य हो जाते हैं, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं।
देखिए ये हमारा गुजरात का क्षेत्र हो गया, तो सबसे पहले हमारा गुजरात हो गया। उसके बाद में ये महाराष्ट्र हो जाता है, तो महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमारे यहाँ पर हो जाता है गोवा। कौन सा हो जाता है? गोवा। तो गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो जाता है, और फिर इधर हमारा हो जाता है केरल, ठीक है। कौन सा हो जाता है? केरल हो जाता है। और इस तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। और ये जो है कोंकण तट है। कौन सा है? कोंकण तट है, यानी महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कोंकण क्षेत्र बोला जाता है। और अगर बात करें कि गुजरात के क्षेत्र तट को क्या बोलते हैं, तो काकरापारा तट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? काकरापारा तट बोला जाता है। और फिर हम इधर आ जाते हैं, तो ये हमारे 5 जो हैं वो पश्चिम साइड में है। अब 4 को देख लेते हैं, तो इधर जो हमारा हो जाता है, पहली बात तो तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है, ये आप जान लीजिए, तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है। और ये तमिलनाडु जो है, ये भी जो है क्या हो जाता है? तटीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद में हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो विशाखापट्टनम है, वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी हो जाता है। और इसके बाद में उड़ीसा हो जाता है, तो उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और इसके बाद में हमारा सबसे आखिरी में जो हो जाता है, वो पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो जाता है, जहाँ पर हल्दिया बंदरगाह स्थित है। तो इस प्रकार से 4 और 5 यानी कुल मिला के हमारे 9 तट हो गए, ठीक है। 4 हमारा पूरब में है और 5 हमारा पश्चिम में है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको देख लिया, ठीक है। और ये तटों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मालाबार तट है, ये मोनोजाइट के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? मोनोजाइट के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि थोरियम से मोनोजाइट, थोरियम जो होता है उसमें मोनोजाइट पाया जाता है, ठीक है। तो पूछता है कभी कभी कि जो केरल का तट है या मालाबार तट है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ थोरियम और मोनोजाइट दोनों दिया रहेगा। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप कर लीजिएगा। अगला हमारा हो जाता है भारत के किनारे, यही क्वेश्चन अभी हमने देखा। अगला है पाक की खाड़ी अवस्थित है। देखिए, अब फिर से एक बार मैप के माध्यम से जितना बार देखेंगे, ये हमारा हो जाता है श्रीलंका। यहाँ पर जो है पाक की खाड़ी स्थित है, ठीक है। पाक की खाड़ी स्थित है मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में। देखिए, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाता है, और इधर जो हमारा हो जाता है वो मन्नार की खाड़ी हो जाता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी हो जाता है, और इसी के बीच में जो है पाक जलडमरू मध्य स्थित है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाता है। तो पाक जलडमरू मध्य किसके किसके मध्य में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। अगला हमारा जो हो जाता है वो है बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो जो बेलीकोंडा है वो पूर्वी घाट का है। किसका है? पूर्वी घाट का है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा बेलीकोंडा है वो हमारा पूर्वी घाट का जो है संरचनात्मक हिस्सा है। तो और जो ये हमारा पाक की खाड़ी स्थित है, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ज्योग्राफी के, जो हमने देख लिए हैं। और ये कक्षाएं जो है ऐसे अनवरत चलती रहेंगी, ठीक है। लगातार कंटिन्यूटी इसमें बनी रहेगी। तो आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि कुछ बेहतर किया जा सके। और आप लोग चाहेंगे तभी कुछ बेहतर हो सकता है। बाकी एक नई क्लास के साथ में कल हम लोग मिलते हैं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।